डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको आइसबर्ग के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ आज हम एक विशेष प्रकार के आइसबर्ग A76 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो A76 के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि आइसबर्ग होते क्या हैं। तो आइसबर्ग जो होते हैं वो बर्फ के टुकड़े होते हैं। उनका निर्माण तो सतह पे होता है, लेकिन ये समुद्र या झील में तैरते हैं। इसके अलावा ये सभी आकार और स्वरूप के हो सकते हैं, अर्थात ये छोटे आकार से लेकर के बड़े आकार तक हो सकते हैं। आइसबर्ग का जो आकार होता है बर्फ के छोटे टुकड़ों से लेकर के एक छोटे देश के आकार के जितना हो सकता है। यानी इनका साइज जो है वो छोटे बर्फ के टुकड़े से लेकर के एक छोटा देश जो होता है उसके जितने बड़े भी आइसबर्ग हो सकते हैं। मानक रूप से जो आइसबर्ग टर्म है उसका उपयोग जो किया गया है वो 5 मीटर बड़े हिमखंड के लिए किया गया है। यानी एक स्टैंडर्ड जो तय किया गया है वो 5 मीटर से बड़े हिमखंडों के लिए तय किया गया है और उन्हीं को हम आइसबर्ग में शामिल करते हैं या हिमखंड में हम उनको गिन सकते हैं। आइसबर्ग आर लार्ज चंक्स ऑफ आइस दैट ब्रेक ऑफ फ्रॉम ग्लेशियर्स। यानी ये हिमानी से टूटे हुए बर्फ के टुकड़े होते हैं। दिस प्रोसेस इज कैल्विंग। ये जो उनके टूटने की क्रिया है, यानी हिमानी से जो हिमखंड जो टूटते हैं उस क्रिया को कहते हैं कैल्विंग। Iceberg are piece of ice that formed on the land and float in an ocean or lake. आइसबर्ग जो होते हैं वो बर्फ के टुकड़े होते हैं जो कि धरातल पर बनते हैं लेकिन सागर में या झील में तैरते हैं। आइसबर्ग comes in all shapes and size from ice cube sized chunks to Iceland the size of a small country. इनकी जो साइज होती है वो एक छोटे बर्फ के टुकड़े से लेकर के एक छोटी कंट्री तक हो सकती है। द टर्म आइसबर्ग रेफर्स टू चंक्स ऑफ आइस लार्जर देन 5 मीटर या 16 फीट से जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको आइसबर्ग में या 5 मीटर से बड़े टुकड़ों को आइसबर्ग में काउंट किया जाता है। स्मॉलर आइसबर्ग नॉन एज ए बर्गी बीट्स एंड ग्रोलर्स can be especially dangerous for the ships because they are harder to spot. तो जो छोटे हिमखंड होते हैं उन्हें बर्गी बीट्स या ग्रोलर के रूप में जाना जाता है और ये जहाज़ों के लिए विशेष खतरनाक होते हैं क्योंकि ये उनसे टकरा जाते हैं और इनको जो स्पॉट करना होता है या जो पहचानना होता है वो भी कठिन होता है कि ये आइसबर्ग हैं। द नॉर्थ अटलांटिक एंड द कोल्ड वाटर्स सराउंडिंग अंटार्कटिका आर होम टू मोस्ट ऑफ द आइसबर्ग ऑन द अर्थ। उत्तरी अटलांटिक और अंटार्कटिका के आसपास का जो ठंडा पानी है पृथ्वी पर अधिकांश हिमखंडों का जो घर है या अधिकांश हिमखंडों का जो निर्माण होता है वो इसी एरिया में होता है। आइसबर्ग फ्लोट इन ओशंस बट आर मेड ऑफ फ्रोजन फ्रेश वाटर नॉट साल्ट वाटर। हिमखंड जो होते हैं वो समुद्र में तैरते हैं लेकिन ये जो जमते हैं वो मीठे पानी के जमने से बने होते हैं, ना कि नमकीन पानी या सॉल्ट वाटर। यानी ये फ्रेश वाटर के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। इनमें जो होता है फ्रेश वाटर जो होता है वही जमने से ये आइसबर्ग का निर्माण होता है। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ आइसबर्ग की। यहाँ पर ये आइसबर्ग की लोकेशन को दिखाया गया है और दूसरे फोटो में भी ये जो रेड स्पॉट है वो आइसबर्ग की लोकेशन को दर्शा रहे हैं। ये विभिन्न आइसबर्ग की लोकेशन को दर्शाया गया है इस स्लाइड पर। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग A76 के बारे में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक अंटार्कटिका के जमे हुए किनारे से एक विशाल हिमखंड टूट करके अलग हो गया है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके अनुसार अंटार्कटिका से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हुआ है। यह हिमखंड जो है स्पेनिश द्वीप मोजार्का से भी बड़ा है और अंटार्कटिका से अलग होकर के वेडल सागर में तैर रहा है। तो जो ये
एक हिमखंड अलग हुआ है अंटार्कटिका से, वो मोजार्का से भी बड़ा है और ये वेडल सागर में तैर रहा है। इसका नाम जो वैज्ञानिकों ने रखा है वो रखा है A76 और इसकी सतह का जो कुल क्षेत्रफल है वो 4300 वर्ग किलोमीटर है, जो लंबाई में 175 किलोमीटर और चौड़ाई में 25 किलोमीटर तक फैला है। यानी इसका साइज जो है वो काफी बड़ा है। यहां हम देख रहे हैं A76 आइसबर्ग को कि ये मोजार्का द्वीप है, ये वेडल सी में इसको तैरता हुआ दिखाया गया है। यानी इसकी स्थिति को हम आराम से इस स्लाइड के द्वारा समझ सकते हैं। A76 को विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग कहा जा सकता है और इसके बाद अंटार्कटिका के A23 का स्थान है। यानी A76 बड़ा है और उसके पश्चात A23 का स्थान है। A23 भी जो है वो वेडल सागर में तैर रहा है और उसका जो एरिया है 3380 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। कुछ वर्षों से अंटार्कटिका के कई जो हिमखंड है वो तेजी से पिघल रहे हैं और जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है, क्योंकि हम बहुत दिनों से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी पढ़ रहे हैं और ये जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है, जिस कारण जो बहुत सारे हिमखंड हैं या बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, जिसके कारण जो समुद्र का वाटर लेवल है वो ऊपर आ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं। और इन सब नुकसान का जो कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग। यहां हम देख रहे हैं स्लाइड पर जाइंट आइसबर्ग ब्रेक ऑफ अंटार्कटिका। यहाँ अंटार्कटिका के इस हिस्से से ये जो बड़ा हिमखंड है वो टूटा है और ये वेडल सागर में तैर रहा है और इसका नाम है A76। यहाँ स्लाइड के दूसरे किनारे पर भी जो हिमखंड है आइसबर्ग को दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं लिस्ट ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट आइसबर्ग एवर स्पॉटेड। यानी जो पहले जो कई प्रकार के जो बड़े आइसबर्ग हैं देखे गए हैं उनके नाम हम यहाँ पे देखेंगे। आइसबर्ग B15, आइसबर्ग B31, आइसबर्ग A22A, आइसबर्ग B17B, आइसबर्ग A38। ये कुछ बड़े आइसबर्ग हैं जो पहले देखे गए हैं। वाई आर आइसबर्ग्स इम्पॉर्टेंट? अब हमें ये जानना आवश्यक है कि आइसबर्ग जो होते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो आइसबर्ग पोज ए डेंजर टू शिप्स ट्रेवलिंग द नॉर्थ अटलांटिक एंड द वाटर अराउंड अंटार्कटिका। हिमखंड जो होते हैं वो उत्तरी अटलांटिक और अंटार्कटिका के आसपास के जल में आने वाले जहाजों के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये उन जहाजों से टकरा जाते हैं। आफ्टर द टाइटैनिक सैंक नियर न्यूफाउंडलैंड इन 1912, द यूनाइटेड स्टेट एंड 12 other countries formed the International Ice Patrol to warn ships of iceberg in the North Atlantic। 1912 में न्यूफाउंडलैंड के पास टाइटैनिक के डूबने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और 12 अन्य देशों ने उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों के जहाजों को चेतावनी देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आइस पैनल का गठन किया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आइस पैनल का गठन किया गया वो टाइटैनिक के डूबने के पश्चात किया गया। द इंटरनेशनल आइस पेट्रोल यूजेज एयरप्लेन्स एंड राडार टू ट्रैक आइसबर्ग दैट फ्लोट इनटू मेजर शिपिंग लेन्स। जो अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल है वो प्रमुख शिपिंग लेन में यानी उनके रास्ते में जो तैरने वाले हिमखंड हैं उनको ट्रैक करते हैं, या तो हवाई जहाज के द्वारा या रडार के द्वारा। द यूएस नेशनल आइस सेंटर यूजेस सैटेलाइट डाटा टू मॉनिटर आइसबर्ग नियर अंटार्कटिका। हाउएवर इट्स ओनली ट्रैक्स आइसबर्ग लार्जर देन 500 स्क्वायर मीटर। यूएस नेशनल आइस सेंटर अंटार्कटिका के निकट हिमखंडों की निगरानी के लिए जो सैटेलाइट डाटा है उनका उपयोग करते हैं। हालांकि ये जो होते हैं वो 500 वर्ग मीटर से बड़े हिमखंडों को ही ट्रैक कर पाते हैं, इससे छोटे जो हिमखंड होते हैं उनको ट्रैक ये नहीं कर पाते हैं। आइसबर्ग कैन आल्सो सर्व एज ए
tool for the scientists who study them to learn more about climate and ocean process. हिमखंड जो होते हैं वो वैज्ञानिकों के लिए भी एक उपकरण का कार्य करते हैं। ऐसे वैज्ञानिक जो जलवायु और महासागरीय प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उन वैज्ञानिकों के लिए जो है वो आइसबर्ग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हाउ डू आइसबर्ग फ्रॉम एंड वेयर डू दे गो। आइसबर्ग जो है वो कैसे बनते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं। आइसबर्ग फ्रॉम व्हेन चंक्स ऑफ आइस calve or break off from glaciers, ice shelves, or a larger iceberg. Iceberg travel with ocean currents, sometimes smashing up against the shore or getting caught in shallow water. जो हिमखंड बनते हैं वो एक ग्लेशियर से टूट करके बनते हैं और जो धाराएं होती हैं उन धाराओं के साथ में बहते हुए चले जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं धाराओं के साथ में यात्रा करते करते कभी किनारे से टकराते हैं या कभी कभी जो है वो उथले पानी में फंस जाते हैं। When an iceberg reaches warm water, the new climates attack it from all sides. तो जैसे ही आइसबर्ग जो है वो गर्म पानी के संपर्क में आते हैं तो एक नई जलवायु, या ऐसे हम कह सकते हैं गर्म जलवायु जो है उसको चारों तरफ से अटैक करती है और उसका परिणाम ये होता है कि वो आइसबर्ग जो होता है वो पिघलने लगता है। On the iceberg surface, warm air melts snow and ice into pool called melt ponds that can trickle through the iceberg and widen cracks. तो हिम शेल की सतह पर जैसे ही गर्म हवा या गर्म जलवायु जो है वो अटैक करती है तो बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है, पिघलकर एक पूल का निर्माण करती है जिसे हम पिघले हुए तालाब भी कह सकते हैं, और हिम शेल से निकल सकते हैं और उनके बीच की जो दरारें हैं वो भी बढ़ सकती है। कहने का मतलब है कि जैसे ही गर्म जलवायु के संपर्क में आएंगे ये पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। एट द सेम टाइम वार्म वाटर लैप्स एट द आइसबर्ग एज मेल्टिंग द आइस एंड द कॉजिंग चंक्स ऑफ आइस टू ब्रेक ऑफ। उसी समय जो क्या होता है, हिमखंड के जो किनारे होते हैं उसके किनारों के भाग पर भी जो गर्म जलवायु या गर्म पानी है वो संपर्क करता है, जिसके कारण बर्फ पिघल जाती है और वो टुकड़े जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ऑन द अंडर साइड वार्मर वाटर मेल्ट्स द आइसबर्ग फ्रॉम द बॉटम अप। तो यदि हम बात करें नीचे की तरफ भी, आइसबर्ग के नीचे की तरफ भी गर्म जलवायु या गर्म पानी जो है फैल करके उसको नीचे से ऊपर तक भी पिघलाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे ही आइसबर्ग गर्म पानी या गर्म जलवायु के संपर्क में आता है तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है और वो किनारे से लेकर के उसके बॉटम से लेकर के ऊपरी साइड तक सभी सतह से वो पिघलना स्टार्ट कर देता है। Why do scientists study iceberg? Climate scientists study iceberg as they break up for clues to the process that causes ice shelf collapse. Scientists have noticed that the way iceberg break up when they reach warmer waters mirrors the disintegrations of Antarctic ice shelves. तो जलवायु वैज्ञानिक जो हैं वो हिमखंडों का अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिकों ने देखा है कि गर्म पानी पर जैसे ही हिमखंड पहुंचते हैं वे टूटने लगते हैं और उनमें जो विघटन होता है वो प्रारंभ हो जाता है। बाय स्टडिंग द फैक्टर दैट कॉज आइसबर्ग टू ब्रेक अप, रिसर्चर्स होप टू बेटर अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस दैट लीड टू आइस शेल्फ्स ब्रेकअप एंड to better predict how ice shelves will respond to a warming climate. हिमखंड जैसे ही टूटते हैं तो उनका जो टूटने का कारण होता है उसका अध्ययन जो है शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है और उनके टूटने पर उनके टूटने के जो कारण होते हैं या भविष्यवाणी होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि गर्म जलवायु उन पर कैसे प्रभाव डालती है, ये साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी की जाती है। ओशन
Oceanographers follow iceberg because the cold fresh water they contribute to the sea can influence current and ocean circulation far away from their origins. समुद्र विज्ञानी जो होते हैं या जो समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफर्स जो होते हैं वो हिमखंडों का अनुसरण करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि वे समुद्र में जो मीठे ठंडे पानी का योगदान करते हैं और उनका जो सर्कुलेशन होता है या धाराएं होती है उनसे कैसे प्रभावित होती है और ओशन सर्कुलेशन भी उनके द्वारा कैसे प्रभावित होता है और वो कहाँ तक उसको दूर तक ले जा सकते हैं। बायोलॉजिस्ट स्टडी आइसबर्ग टू फाइंड आउट हाउ दे इन्फ्लुएंस ओशन लाइफ्स। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आइसबर्ग का ये अध्ययन करते हैं कि ये समुद्र जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। एज आइसबर्ग मेल्ट दे लीक न्यूट्रिएंट इनटू द ओशन अराउंड देम। Recent studies have shown that the water surrounding iceberg teems with plankton, fish and other sea lives. तो जीव विज्ञानी जो है वो इस बात का अध्ययन करते हैं कि जो हिमखंड होते हैं वो समुद्र जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो जैसे ही हिमखंड पिघलता है वो अपने चारों ओर समुद्र में जो पोषक तत्व होते हैं उनका रिसाव करना शुरू कर देता है। और हाल के अध्ययन से ये पता चल रहा है कि हिमखंड जो है, हिमखंडों के आसपास प्लैंकटॉन्स, मछली और जो समुद्री जीवन होता है वो बहुत ही समृद्ध होता है या इनका जो विकास होता है वो बहुत इस एरिया में होता है। उसका कारण है कि यहाँ पर जो होता है पोषक तत्वों की अधिकता होती है। उसका कारण है जो आइसबर्ग मेल्ट होता है तब पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।